फिल्मी ज्ञान एक्सप्लेन्ड रॉकेट बॉयज एपिसोड 3। भाभा साहब अपने इमोशन को हमेशा कंट्रोल में रखते हैं। बहुत सारे सपने, विचार, यादें, तकलीफ सब अपने अंदर दबा के रखते हैं। इनके पिता को लगता था कि ये फास्ट बॉलर बनेंगे, पर भाभा साहब को तो बचपन से ही साइंटिस्ट बनने का शौक था। इनके पिताजी चाहते थे कि ये उस वक्त के क्रिकेट के कैप्टन पावरी से जाकर मिले, पर इन्होंने कहा जब तक मैं अपना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नहीं खोल लेता तब तक मैं उनसे नहीं मिलूंगा। अब वो वक्त आ गया है जब टाटा ग्रुप इस काम में मदद कर सकती है। उधर साराभाई भी मृणालिनी से अलग होने वाले थे। इनको फिर से कैम्ब्रिज जाना है और मृणालिनी जी को मद्रास। जैसे हर इश्क में कुछ बातें अधूरी रह जाती है, उसी तरह यहाँ भी दोनों के जहन में कुछ बातें रह गई। बोलना तो बहुत चाहते थे, पर वक्त हर बात की इजाज़त नहीं देता। जैसे भाभा का वक्त खराब चल रहा था, राजा साहब इनका मजाक उड़ा रहे थे, फिर भी हिम्मत करके ये प्रेजेंटेशन देने गए। इनका सपना था एशिया का पहला न्यूक्लियर रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट खोलना। ये भाभा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस खोलने का प्रपोजल देते हैं, पर यह प्रपोजल टाटा ग्रुप को पसंद नहीं आए। वो बोले मेरा ऐसा कोई मिशन नहीं है, ये तुम्हारा मिशन है, तुम्हारा विजन है, तुम बेशक इस पर काम करो, पर मुझे इस सब से बाहर रखो। अब दोनों भाई की एक ही हालत है। दोनों अपनी अपनी कही हुई बातों पर विचार कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत। उसका आकलन मन में चल ही रहा था, तभी होमी के दिमाग में कुछ आया और वो दौड़ते दौड़ते टाटा के हेड के पास आए और वो बोले आई नीड ओनली 5 मिनट। इसके बाद होमी साहब ने जो बोला और जिस तरह से बोला वो सीखने वाली बात है। जब भी आप कुछ बेचने जाएं, चाहे वो विचार हो या सामान, आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि वो सामान या विचार सामने वाले के फायदे का हो, ना कि अपने फायदे का। इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया भावा ने। वो पूछे आपको पता है आपका टाई कहाँ बना था, और आपका जूता, और आपकी घड़ी, और ये आपकी शर्ट, और ये प्रोजेक्टर। यहाँ हर चीज़ विदेशी है, हम कुछ बनाते नहीं। साइकिल से लेकर सुई तक हम विदेशों से मंगाते हैं। यहाँ तक कि मेरा एडुकेशन भी विदेशी है। मैं इसे बदलना चाहता हूँ। मैं इस देश में सब कुछ बनाना चाहता हूँ। आज भले ही हम दूसरे देश पर आश्रित हैं, पर जब न्यूक्लियर पावर प्लांट लगेगा हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे जिससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करें, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि टाटा जैसी बड़ी कंपनी को इस तरह के विचार में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर ही दुनिया का भविष्य है। इस विचार पर मुझसे अच्छा कोई काम कर रहा है तो उसे पैसे दीजिए, मुझे देने की ज़रूरत नहीं। और मैं वादा करता हूँ कि वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करने वाला मैं पहला इंसान रहूँगा। लेकिन आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए। इतना बोलकर वो वहाँ से निकल गए। उधर विक्रम भी इंटरव्यू को बीच में छोड़कर भाग निकले। रमन साहब बोले होमी की तरह मत करो। तब विक्रम ने कहा कभी कभी होमी की तरह भी करना जरूरी है। ये क्यों भागे वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये भागते भागते बस के सामने आए। किस बस के सामने? जिस बस से मृणालिनी जी जा रही थी। लगे हाथ सबके सामने प्रपोज कर दिए। आई लव यू मृणालिनी, आई नॉट लिव विदाउट यू, आई रिस्पेक्ट यू, यू आर परफेक्ट फॉर मी। मैं अपना थेसी छोड़कर आ गया तुम्हारे लिए। तुम जब मेरे साथ होती हो तब मुझे लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं पतंग की तरह उड़ रहा हूँ। सभी बस वाले ताली बजाने लगे। यहाँ तो ऐसे लोगों को कूट देते हैं, पर पता नहीं वो कैसे लोग थे। सभी लोग ताली बजा रहे थे। वैसे जो भी हो, मृणालिनी बस से नीचे तो आ गई, पर उनको विक्रम की बातें थोड़ी सेल्फिश वाली लगी, क्योंकि वो इतने देर अपने बारे में ही बात कर रहे थे। मृणालिनी आगे क्या करेगी कुछ पता नहीं। आखिरी बस थी, वो भी छूट गई। प्यार तो मृणालिनी जी भी करती थी, पर वो ना हाँ बोली ना ना। विक्रम साहब बौखला गए। पिप्सी से सलाह मांगने गए। वो बोले भाभा साहब से सलाह मांगो, वो भी बेंगलोर आए हुए हैं। भाभा साहब तो इनकी बेइज्जती करने में लगे हुए थे। वो बोले आई मीट द सैडेस्ट पर्सन ऑफ द लाइफ। तुम हो ही लूजर, तुम्हें क्या पता प्यार क्या होता है। तुमने 100% ट्राई ही नहीं किया होगा। और कौन जाते जाते सबसे पहले शादी का ही प्रपोजल दे देता है। बातचीत करते थोड़ी बात आगे बढ़ती तब ना शादी का प्रपोजल दिया जाता है। और साइंटिस्ट होकर भी ऐसी गलती करते हो। तुम्हें नहीं पता कि कोई भी एक्सपेरिमेंट पहली बार में सफल नहीं होती, और जब सफल नहीं होती तो हम छोड़ थोड़े देते हैं, उसे बार बार ट्राई करते रहते हैं। जाओ फिर से ट्राई करो, बैठकर यहाँ क्या कर रहे हो। रिजल्ट की चिंता मत करो, ट्राई करते रहो। इस दोनों ने विक्रम को इतना चढ़ा दिया कि वो रात को ही मृणालिनी की खिड़की पर पत्थर फेंकने लगे। मैडम बाहर आई। भाई साहब ने रॉकेट से छत पर खत भेजा। अब रॉकेट उड़ा तो कोई तो जागेगा ही। इनकी दोस्तीनी जाग गई। वो बाहर आई, देखी इसका माहौल बना हुआ है तो क्यों ना अंदर ही चला जाए। उस खत में लिखा था हम हमेशा एक दूसरे के सपने को पूरा करने में लगे रहेंगे। तुम्हारे अलावा कोई मेरी जीवन संगनी नहीं बन सकती। विल यू मैरी मी?
और इस बार साइंटिस्ट साहब का एक्सपेरिमेंट सफल रहा। मैडम मान गई, मानी ऐसी कि शादी भी होने लगी। यहाँ तो तिलक का डेट फिक्स करने में 1 साल लग जाता है, पर यहाँ शादी 2 मिनट में होने लगी। दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हो रही थी। इसी पार्टी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के नए हेड विश्वेश माथुर आए हुए हैं। रमन साहब ने तीनों को इंट्रोड्यूस करवाया। होमी विक्रम मिलके माथुर साहब की खिंचाई करने लगे। होमी बोले, कहाँ से पढ़े हो बताओ? वो बोले, लंदन यूनिवर्सिटी कॉलेज से। होमी ने कहा, जहां वो लोग जाते हैं जिनका कैम्ब्रिज में एडमिशन नहीं होता। माथुर बोले, नहीं, जिनको एक्चुअल साइंस सीखनी होती है वो जाते हैं लंदन यूनिवर्सिटी कॉलेज में। तुम्हारे कैम्ब्रिज की तरह नहीं रिज्यूमी देखकर एडमिशन ले लिया। ये भाई साहब कोलाइड केमिस्ट्री में डॉक्टरेट कर रहे थे। होमी का सवाल था कि जब वहां से डॉक्टरेट किए हो तो यहाँ क्या करने आए हो? माथुर साहब ने कहा, बर्फ का मुकद्दर होता है अपने ही पानी में पिघल जाना। विक्रम भाई तुरंत हंसते हुए बोले, ओ आर्ट स्कूल। माहौल शायराना बना हुआ था। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। ये बात चल ही रही थी कि रमन साहब ने होमी को कहा, तुम भी शादी कर लो, इसकी तो शादी हो गई, तुम कब तक अकेले रहोगे? होमी ने कहा, मैं शादी पर सोक्रेटिस का विचार मानता हूँ। वो क्या है भाई? यदि अच्छी बीवी मिल गई तो जिंदगी खुशहाल बीतेगी, यदि खराब बीवी मिल गई तब तुम फिलोसफर बन जाओगे। विक्रम साहब ने सोचा पहली बार दारू पीते हैं, लेकिन तुरंत पिप्सी मैडम आ गई। वो बोली, लड़का हो तुम, अंदर जाओ, तुम्हें दारू पी के बेहोश होना है क्या? अंदर डांस हो रहा है, तुम सब अंदर आओ, अंदर डांस की पार्टी होगी, धूम मचेगी। देख लीजिए साइंटिस्ट साहब को, माहौल बनाए हुए हैं। धूम धड़ाका काफी देर तक चला। फिर सभी अपने अपने घर गए, कुछ लोग थक कर बैठ गए। तब एक कॉल आया। कॉल था इनकी माँ का। भाभा के सपनों पर टाटा पैसे लगाने को तैयार हो गया। इनको तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। ये खुशी से उछलने लगे। पिप्सी को भी भरोसा नहीं हो रहा था। इस पर नहीं, पैसे मिल गए इस बात पर। अब भाभा इंस्टीट्यूट बनने वाली थी। राजा का जो प्रोजेक्ट था उनको फंड नहीं मिला। उनको बोला, नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिएगा। बहुत मजाक उड़ा रहे थे। इस बार फंड मिल गया भाभा साहब को। फिर भाभा ने अपने पिताजी से बचपन में किया हुआ वादा पूरा करने गए। उधर वो मिलने गए उस वक्त के कैप्टन पावड़ी से, और विक्रम अपनी वाइफ के साथ अपनी फैमिली से मिलने आया। पर उनकी फैमिली इनसे काफी नाराज थी। वो इस शादी के तो खिलाफ नहीं थे, पर इस जल्दबाजी के खिलाफ जरूर थे। भला ऐसी भी क्या जल्दी थी? माना आपकी वाइफ खूबसूरत है, समझदार है, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी कि हम लोग को इनवाइट करना ही भूल गए? अब आपको ये प्रॉब्लम बड़ी लग रही होगी, तो चलिए आपको ले चलते हैं भाभा के घर। भाभा साहब गार्डन में बैठकर अपने पिताजी का इंतजार कर रहे हैं। वो तो बाहर नहीं आए। आई एक आवाज, वो माँ के रोने की आवाज थी। हर तरफ भगदड़ मचा था। इनके पिताजी नहीं रहे। वो अपने बच्चों का पूरा होता सपना नहीं देख पाए, या यूं कहें कि वो अपने बच्चे का सपना पूरा करके चले गए। जैसा कि सभी कहते हैं, किसी के जाने से किसी की जिंदगी रुक नहीं जाती, उसी तरह इनकी भी जिंदगी नहीं रुकी। एपिसोड 4 में फिर से आगे चलेंगे इनकी जिंदगी के सफर पे।